Good morning student. Today we are studying chapter number 3, the Mughal Empire. It's my lecture number 2. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था मुगल के बारे में कि मुगल सबसे पहले मुगल कौन थे और किस तरह से उनके रूलर्स कंटिन्यूसली रहे हैं, दिल्ली पर उन्होंने अपना राज्य किया है। सेकंड, कौन सी कैपिटल उन्होंने चूज की थी? दिल्ली और आगरा। ये हमने थोड़ा सा मुगल के बारे में जाना था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज जब्त एंड जमींदार। फर्स्ट तो जब्त कौन थे, जब्त क्या है, जमींदार क्या है ना, ये टॉपिक जानते हैं कि हम है क्या ये। एक्चुअल में मुगल के टाइम पर जितना भी टैक्स जो आ रहा था वो सब कहाँ से आ रहा था? ऑलमोस्ट उसका 50 से 70% टैक्स जो कलेक्ट होता था वो किसानों से होता था। क्लियर? किसान जो थे अपनी जो भी वो ग्रो करते थे, जितना भी ग्रेन्स था उसका 50% वो टैक्स के रूप में पे करते थे। तो जो उनसे लेता था ये टैक्स, जो कलेक्ट करता था, आइदर वो विलेज लेवल पर हो या सिटी लेवल पर हो या कोई एक मिड वाला टाउन में हो, मतलब राजा को देने के लिए किसानों से टैक्स लिया जाएगा तो राजा खुद तो कलेक्ट करने जाएगा नहीं, कोई एक पर्सन उनसे टैक्स कलेक्ट करेगा। तो जो पर्सन उनसे टैक्स कलेक्ट करता था वो होते थे जमींदार। क्लियर? तो मीडिएटर कह सकते हैं हम कि किसानों से टैक्स किसने लिया? एक मीडिएटर ने लिया और उस मीडिएटर ने जाके फिर वो राजा को दे दिया। तो जो मीडिएटर रहते थे वो आइदर किसी भी लेवल पे रहे, उन्हें क्या कहा जाता था? जमींदार कहा जाता था। क्लियर? तो जमींदार तो हमें समझ में आया। अब जब्त क्या था? तो अकबर के टाइम पर टोडरमल थे जो कि उनके एक मिनिस्टर थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि जितनी भी एरिया था उसका उसे अच्छे से ऑब्जर्व किया था। मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया देखा है उन्होंने कि इस एरिया में किस तरह की क्रॉप्स ज्यादा ग्रो हो सकती है ना, तो उन्होंने वो क्रॉप्स ग्रो की। वहां पर साल में कितनी फसलें हो सकती हैं? फर्स्ट तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये जो लैंड है, पर्टिकुलर लैंड में कौन कौन सी क्रॉप्स होंगी। सेकंड, साल में कितनी बार यहाँ पर क्रॉप्स हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी कितनी है, मतलब पानी वाटर सप्लाई कितनी है, उस हिसाब से साल में 2 क्रॉप्स ग्रो होंगी, 1 ही होंगी या 3 हो सकती है। तो ऐसे उन्होंने पूरे लैंड का सर्वे किया और 10 ईयर्स के लिए उन्होंने फिक्स कर दिया रेवेन्यू कि यहाँ पर साल में इस वाले लैंड पर साल में इतनी क्रॉप्स होंगी ग्रो, ये वाली पर्टिकुलर क्रॉप्स भी कौन सी ग्रो होंगी वो भी फिक्स किया और देन उसके हिसाब से वहां का रेवेन्यू सेट कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि सब कुछ फिक्स कर दिया कि कोई किसान है, पीजेंट्स है, तो उन्हें कौन सी क्रॉप्स ग्रो करनी है, साल में कितनी बार ग्रो करनी है, देन इस पर टैक्स कितना लगेगा, ये कितने ईयर के लिए फिक्स किया? 10 ईयर्स के लिए फिक्स किया। तो इसके लिए उन्होंने हर एरिया को कुछ पर्टिकुलर एरिया में बांट दिया गया था कि इतना बड़ा एरिया, तो वो क्या एरिया क्या कहलाता था? जब्त कहलाता था। मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया डिवाइड किया, यहाँ का रेवेन्यू फिक्स किया और उसे एक नाम दे दिया गया ये जब्त का। ठीक है, तो ये जब्त कहलाते थे। और यहाँ से जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो क्या कहलाते थे? जमींदार कहलाते थे। तो ये दोनों टर्म्स तो हमें क्लियर हो गए। देन आपकी बुक में एक छोटा सा कोटेशन दिया हुआ है अकबरनामा का। ठीक है, तो अकबर के मंत्री भी थे, वहां के दरबार में थे अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर के ऊपर किताब लिखी थी। ठीक है, उसे हम कहते हैं अकबरनामा। ये 3 बुक्स थी, ठीक है, जो उन्होंने लिखी थी। उसके बारे में फर्स्ट बुक में उन्होंने अकबर के पूर्वज के बारे में, एंसेंटर के बारे में लिखा था कि अकबर के पूर्वज किस तरह के रहे हैं। सेकंड में उन्होंने अकबर के बारे में लिखा है। थर्ड में उन्होंने अकबर की नीतियां, सारी जितनी भी पॉलिसीज थी, उन्होंने किस तरह से आगे अपना साम्राज्य बढ़ाया है इसके बारे में डिस्क्राइब किया है। इस तरह से उन्होंने 3 बुक्स लिखी थी और उन बुक्स को नाम दिया था अकबरनामा। आज जितना भी हमारे पास अकबर के बारे में नॉलेज है, जितना भी जानते हैं, तो उसका एक मेन सोर्स है अकबरनामा बुक। ठीक है, और ये किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। क्लियर? देन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अ क्लोजर लुक अकबर पॉलिसीज। अकबर की पॉलिसी क्या थी उसका थोड़ा सा इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने जब्त और जमींदार बताया है, लेकिन जो अकबरनामा थी उस बुक से हमें जो एविडेंस फाउंड आउट हुए हैं उसमें ये बताया गया है कि अकबर ने अपना जो स्टेट था वो कई सूबे में बांट रखा था। एक स्टेट को उन्होंने सूबे में डिवाइड कर रखा था। मीन्स पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता था इस सूबा, देन इसका जो मेन हेड होता था उसे कहते थे सूबेदार।
क्लियर। तो सूबे और सूबेदार, अपने स्टेट को उन्होंने कुछ उसमें बांट रखा था, सूबे में बांट रखा था, और उसका जो हेड होता था उसे सूबेदार कहते थे। तो इस तरह से उनकी पॉलिसीज थी, और सूबेदार वहां का क्या था, हेड होता था। बट जैसे उन पर फाइनेंस मिनिस्टर भी होना चाहिए, वहां का जो सारा फाइनेंस कितना आ रहा है, टैक्स आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना किसको दे रहे हैं, उसके लिए भी ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने मिनिस्टर रखा था, उसे हम दीवान कहते थे। सूबे सूबेदार समझ में आ गया फर्स्ट तो, कि कोई पर्टिकुलर रीजन है उसे हम सूबा कहते हैं, और वहां का जो हेड होता है उसे हम सूबेदार कहते हैं, ठीक है। देन उस सूबेदार के अंडर में जितना भी रीजन है वहां पर उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर रख रखा था, उसे दीवान कहते थे। देन सूबेदार को भी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, सैनिकों को, अपने आर्मी को बिल्डअप करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होती थी, तो उन्हें भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। जैसे बख्शी है, सदर है, ये वहां के क्या थे, एक पोस्ट पर रहने वाले लोगों को कहा जाता था, ठीक है। तो सूबेदार किसी सूबे का हेड होता था, और उसके अंडर में कुछ लोग काम करते थे, उन्हें बख्शी कहा जाता था, सदर कहा जाता था, और वहां का जितना भी फाइनेंशियल है वो जो लोग देखते थे उन्हें दीवान कहा जाता था। तो इस तरह की अकबर की पॉलिसीज थी। इसके बाद आपके बुक में थोड़ा सा जहांगीर के बारे में बता रहा है कि जहांगीर की जो रानी थी, क्वीन थी नूरजहां, उनके बारे में बताया गया है। आपके बुक में कोई कॉइन दिया हुआ है, तो जहांगीर ने अपने नाम के साथ साथ कई सिक्कों में कई कॉइन इस तरह से फाइंड आउट हुए हैं जिसमें उन्होंने नूरजहां का भी उल्लेख किया है, कि नूरजहां का भी एक पावर बताई है। वो जहांगीर को ऑलमोस्ट पॉलिटिकल मामले में सजेस्ट करती थी, तो उनका भी काफी पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन रहा है जहांगीर के टाइम पर, ये आपकी बुक में बताया गया है। देन हम आते हैं सुलह कुल। सुलह कुल क्या है, कुछ नया सा नाम है ना। तो अकबर जो थे उन्होंने कई बार अलग अलग रिलीजियस के लोगों से मिले हैं और जाना है, उनको सुना है और उनको उस धर्म को समझने की कोशिश की है। देन उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है कि जो अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, कि सिर्फ वही धर्म फॉलो करना है, उसके अलावा किसी भी धर्म को नहीं मानना या उसे गलत मानना है। अगर इस तरह के लोग रहते हैं तो वो क्या करते हैं, आपस में मतभेद आ जाते हैं उसके कारण। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म को सुपीरियर समझते हैं, हमारे धर्म के अलावा दूसरा धर्म छोटा है। देन दूसरा धर्म वाला क्या सोचेगा, हमारा धर्म बड़ा है, दूसरे का धर्म छोटा है, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, झगड़े होंगे। यही मेन झगड़े का कारण है, अकबर ने ये समझा था। तो उन्होंने उसके लिए एक उपाय निकाला था जिसे बोलते हैं सुलह कुल। सुलह कुल क्या था कि जो भी जिस धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है, वो सब अकबर के दरबार में सेम रूप से रहते थे, समान उनको प्राथमिकताएं दी जाती थी, सभी का ओहदा समान था, सब एक ही पोस्ट पे थे, और अकबर सभी धर्मों को समान रूप से देखते थे। धर्म के हिसाब से किसी से भी कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था। तो इसे सुलह कुल कहा गया कि अकबर की जो पॉलिसीज थी वो अकबर किसी भी रिलीजियस को लेकर बहुत ज्यादा रिजिड नहीं थे, वो सभी धर्म को समान रूप से देखते थे, सभी धर्मों का रेस्पेक्ट सेम करते थे। तो ये रेस्पेक्ट ने ही सुलह कुल को चलाया, और इसको आगे जाके अकबर के जो बेटे थे जहांगीर, उनके टाइम पर भी कंटिन्यू रखा गया कि मीन्स उनके दरबार में सभी धर्म को मानने वाले लोगों को सेम रेस्पेक्ट दिया जाता था, और उनको सभी से सेम सजेशन लिया जाता था, सभी धर्म को सेम प्राथमिकताएं मिलती थी, सभी अपने अपने रिचुअल्स को फॉलो कर सकते थे। तो इस तरह का काम अकबर के टाइम से स्टार्ट हुआ और इसे सुलह कुल का नाम दिया गया। ठीक है, क्लियर। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। अब ये क्या है कि मुगल एम्पायर 17th सेंचुरी के टाइम पर क्या था और उसके बाद क्या हुआ, इस टॉपिक में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया को पहले क्या कहा जाता था, तो इंडिया को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना, कि हमारा देश सोने की चिड़िया है। तो जितने भी बाहर से आने वाले लोग थे उनके दिमाग में यही थी कि इंडिया क्या है, सोने की चिड़िया है, मीन्स यहाँ पर बहुत सारा वेल्थ है, यही इंडिया के बारे में सोचा जाता था। तो जितने जो बाहर से आए हैं उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब वो यहाँ आते थे तो राजाओं की जो शानो शौकत देखते थे, उनके जो सूबेदार जमींदार इनकी शानो शौकत जो देखते थे, उससे लगता था कि रियली इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जा सकता है, क्योंकि उनके पास इतना वेल्थ था कि वो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इतने शानो शौकत से राजा वहां पर हमारे इंडिया में रहते थे। बट एक्चुअली क्या था, क्या वो पोजीशन सही थी
कि सोने की चिड़िया कह रहे थे। एक पहलू तो हमने राजाओं का देखा, उनके अंडर काम करने वाले मिनिस्टर्स का देखा, सूबेदार जमींदार का देखा है कि वो तो सोने की चिड़िया कहा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या था, जो लोग जिनसे वो टैक्स कर रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, उनका लेवल क्या था। किसानों को, जो क्राफ्ट पर्सन है, उनको क्या करना पड़ता था, अपनी आय का, अपनी जो इनकम है उसका 50% से 70% तो उन्हें टैक्स में ही देना पड़ता था। तो अगर आप अपनी इनकम का 50 से 70% किसी राजा को दे देंगे तो राजा तो ठीक है, रिच रहेगा, आपकी पोजीशन क्या होगी, आप बहुत ज्यादा पुअर होंगे और वो पोजीशन से आप ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको हर ईयर, हर 6 मंथ में या पर ईयर आपको टैक्स देना ही है, तो आप बहुत ज्यादा गरीब हो जाएंगे। तो यही पोजीशन अकबर के टाइम पर भी हो रही थी कि जितने भी पोस्ट पर जो पर्सन थे वो बहुत ज्यादा अमीर थे और जो लोकल लेवल पे थे वो लोग क्या थे, बहुत ज्यादा पुअर थे। मीन्स हम कह सकते थे कि पुअर्टी जो बहुत ज्यादा लेवल पे आ जाती है, इस तरह का देखने में मिले। मीन्स 2 कैटेगरी मेनली इंडिया में फाउंड हो रही थी, या तो कोई पर्सन है तो वो रिच है या वो बहुत ज्यादा पुअर है। तो इस तरह से किसानों की, क्राफ्ट पर्सन की, इन सब की हालत बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी इन लोगों की। तो इस तरह का हमें 17वीं सेंचुरी तक तो देखने को मिला। अकबर के शासन काल तक तो फिर भी कंडीशन लेवल पर थी, लेकिन जैसे जैसे अकबर का शासन जाता रहा, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां के शासन आने पर 17वीं सेंचुरी के बाद में कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। कंडीशन किस तरह से खराब हो गई कि जो किंग का जो पावर होता था, एडमिनिस्ट्रेशन पावर था, वो सभी जगह समान नहीं रहने लगा। जो जमींदार थे वो किसानों के साथ मिलकर बगावत करने लगे और उन्होंने अपने पर्टिकुलर एरिया को फ्रीडम कर लिया, उनसे मुगल से सेपरेट कर लिया। इस तरह से काफी सारे एरिया जो थे वो मुगल से सेपरेट हो गए थे, उनके अधिकार में नहीं रहे थे। तो मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो रहा था, पुअर हो रहा था 17वीं सेंचुरी के बाद में। धीरे धीरे जितने भी औरंगजेब के टाइम पर जो रूलर रहे हैं, औरंगजेब जो रूलर रहा है वो बहुत ज़्यादा काइंड नेचर का नहीं था, उनका नेचर बहुत अच्छा नहीं था। तो लोगों ने उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बगावत की है। इस बगावत के कारण क्या हुआ, मुगल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था और जो इस्टेब्लिश था कि पूरे ऑल ओवर इंडिया मुगल राज्य कर रहे थे, वो बाद में क्या हो गया, कम होता गया और धीरे धीरे ग्रेजुअली उसमें बहुत ज़्यादा दरारें आ गई कि हर कोई उससे अपने आप को सेपरेट करना चाहता था। जो पावर में आता था वो अपने आप को सेपरेट कर लेता था। तो 17वीं सेंचुरी के बाद मुगल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता गया, पतन की ओर जाता गया, डाउन होता गया। तो इस तरह से हमने इस लेसन में क्या पढ़ा है, मुगल किस तरह से स्टेब्लिश हुए, धीरे धीरे उन्होंने अपने एम्पायर को स्टेब्लिश किया, बहुत बड़ा पूरे इंडिया पे उन्होंने अपना राज्य स्टेब्लिश किया और धीरे धीरे वही मुगल बाद में डाउन होते गए और पतन की ओर चले गए। क्लियर स्टूडेंट? तो ये पूरा लेसन आपके मुगल एम्पायर के बारे में था। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलेंगे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।